हेलो एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने नमूनाकरण यानी सैम्पलिंग इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। तो आज के इस वीडियो में मैंने जो सैम्पलिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और सैम्पलिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सैम्पलिंग से रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस देखने ही मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सैम्पलिंग से रिलेटेड यानी नमूनाकरण से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे कोर्स से मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे कोर्स में हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट कवर करा है, इसी कोर्स से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हमें गारंटी देते हैं। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है और मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो, सो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है, कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो, तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं, इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नमूना अंतराल के निम्न समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। द सैम्पलिंग इंटरवल के इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, मतलब आपका जो नमूना अंतराल है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसकी क्या इक्वेशन होगी, हमें ये पता लगाना है। सो इसके लिए हमें ऑप्शन देखना है, सारे विकल्प देख लेना है। सो याद रखिएगा, आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल होता है, जो आपका नमूना अंतराल होता है, उसकी इक्वेशन होती है आपकी कैपिटल के इज इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। सो यहाँ पर जो कैपिटल एन होता है आपका, ये होते हैं आपकी पॉपुलेशन, मतलब आपकी जनसंख्या। स्मॉल एन का मतलब होता है आपकी सैंपल की साइज, मतलब आपकी जो नमूना होती है उसका साइज। और के का मतलब होता है आपका सैम्पलिंग इंटरवल, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, जिसे हम नमूना अंतराल भी कहते हैं। अब जो आपका सैम्पलिंग इंटरवल है, उसे हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं। इस इक्वेशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है आपके सैम्पलिंग इंटरवल को, मतलब नमूना अंतराल को। अब आपका जो इक्वेशन है, इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आपकी जो जनसंख्या है, आपकी जो पॉपुलेशन है, उसमें जो टोटल सदस्य है, ये टोटल जो आपके सदस्य होंगे वो 100 हो गए। और अब मान लीजिए आपको यहाँ पर आपका जो सैंपल का साइज है ये 10 है, मतलब आपको आपका जो नमूना है, वो नमूने में आपके 10 लोगों को आपको चुन लेना है। तो आप क्या करोगे, आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 100 है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है उसमें टोटल जो सदस्य है वो 100 है, डिवाइडेड बाय
आपकी जो सैंपल साइज है मतलब आपका जो नमूने की साइज है, आपको 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। सो इस केस में आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल आ जाएगा, मतलब आपका जो नमूना अंतराल आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब आप क्या करोगे, आपके जो पॉपुलेशन है उसमें कितने टोटल सदस्य थे, 100। मतलब आपकी जो जनसंख्या में 100 सदस्य है, तो आप क्या करोगे, हर 10 सदस्य को छोड़कर जो 11th पर्सन होगा, जो 11th आपका सदस्य होगा, जो मेंबर होगा आपके पॉपुलेशन में से, उसको आप चुन लोगे, वो आपका नमूना बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप आपके 10-10 के अंतराल पर, मतलब 10-10 के इंटरवल पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन लोगे, मतलब आपकी जनसंख्या में से 10-10 सदस्यों को चुन लोगे। तो इस तरीके से आप सैम्पलिंग इंटरवल के थ्रू, मतलब आपके नमूने अंतराल के थ्रू आप आपके नमूनों को चुन लेते हो। सो सैम्पलिंग इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको जो इक्वेशन याद रखनी है वो है k इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प 4 है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, k इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। अगला प्रश्न, यादृच्छिक प्रतिचयन में किस प्रकार का नमूना हो जिससे सैम्पलिंग फ्रेम से प्रत्येक आइटम के चुने जाने की संभावना समान हो। What type of sample involves some form of random selection so that every member of the sampling frame has an equal non-zero chance of being included in the sample। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके जो ऐसे कौन सी प्रकार के नमूना है, ऐसा कौन से प्रकार का नमूना है, ऐसे कौन से टाइप का आपका सैंपल है जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से हर एक मेंबर के, हर एक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना समान हो। मतलब आपके कौन से टाइप के सैंपल ऐसे हो जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो और जिसमें हर एक मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल हो और नॉन जीरो चांस हो। उस टाइप ऑफ नमूने को कहते हैं, उस प्रकार के नमूने को कहते हैं संभावना नमूना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपल। याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प है जो कि है प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है, जिसमें आपका जो शोध करता है वो आपकी जो जनसंख्या होती है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन होती है, उसमें से हर एक मेंबर को, हर एक व्यक्ति को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर हर एक मेंबर के सिलेक्ट होने के, हर एक मेंबर के चुने जाने की संभावना समान होती है। यहाँ पर आपके जो शोध करता है वो उनका अनुमान, उनका जो जजमेंट है, उनके जो कन्वीनियंस है उसको आगे रखकर, उनके ओपिनियन को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, उनके अंदाजे को नहीं आगे रखेंगे, वो उनके अनुमान को आगे रखकर नहीं सिलेक्ट करेंगे, बल्कि हर एक मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि पॉपुलेशन में से, मतलब जिससे कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से हर एक सदस्य के चुने जाने की संभावना समान होती है। तो उसे हम कहते हैं संभावना नमूना, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, विकल्प जो आपका पहला विकल्प है, ये सही हो जाएगा। देन अब हम जो बचे हुए ऑप्शन से, जो बचे हुए विकल्प है जो इनकरेक्ट है, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड विकल्प है आपका सेंसस इक्विवेलेंट सैंपल, जिसे हम कहते हैं जनगणना समान नमूना। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेंसस आपका सैंपल से इक्विवेलेंट नहीं होता। सेंसस क्या होता है, जिसमें आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक सदस्य से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, लेकिन सैंपल में आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से, मतलब की जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड विकल्प है, जो आपका जो दूसरा विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन जीरो बायस सैंपल, जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्वाग्रह नमूना। यहाँ पर बायस तो कम होगा, लेकिन ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में आपको जो डेफिनेशन पूछ रही है, ये आपकी जीरो बायस की डेफिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं। ये क्या होती है, जिसमें रिसर्चर अपने अंदाजे को, अपने अनुमान को, अपने जजमेंट, अपने कन्वीनियंस को शोधकर्ता आगे रखकर आपकी जो जनसंख्या होती है उनमें से सदस्य को सिलेक्ट करते। यहाँ पर क्या होता है, आपके जो
पॉपुलेशन होती है मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ कुछ मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस आता ही नहीं है। यहाँ पर जो आपके जो पॉपुलेशन होती है मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है उसमें से कुछ मेंबर्स के कुछ सदस्य के चुने जाने की संभावना समान नहीं होती है, सो उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम गैर संभावना नमूना भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प चौथा विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट विकल्प, पहला विकल्प जो कि है संभावना नमूना प्रोबेबिलिटी सैंपल। अगला प्रश्न, नमूने के आकार को बढ़ाने से संभवत इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अगर आप आपके नमूने के आकार को बढ़ा रहे हो मतलब आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो तो उस केस में आपके जो सैंपलिंग एरर्स है और नॉन सैंपलिंग एरर्स है मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है और जो गैर नमूनाकरण त्रुटि है उन पर कैसा असर होगा। तो याद रखिएगा आपको सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब गैर नमूना त्रुटि ये होते क्या है टर्म्स, ये पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम सैंपलिंग एरर्स देखते हैं। सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन होती है आपकी, सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। मतलब पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन है आपकी, जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है और आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैंपल पर आप जैसे स्टडी परफॉर्म करते हैं और उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप ये माइनस करोगे तो आपका हो जाता है ये सैंपलिंग एरर। अब नॉन सैंपलिंग एरर देखते हैं हम। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आपने आपके जो सैंपल्स है उन पर रिसर्च परफॉर्म किया, आपने जो आपके नमूना है नमूनों पर आपने आपके शोध परफॉर्म की, देन उसके बाद उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया मतलब एक जगह आपने उसको टेबल में फिल कर लिया, चार्ट में फिल कर लिया। तो टेबल में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर और चार्ट में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है उसी को कहते हैं हम नॉन सैंपलिंग एरर और गैर नमूना त्रुटि। सो आपको याद रखना है सैंपलिंग एरर क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, और नॉन सैंपलिंग एरर आपको जो पॉपुलेशन सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नमूनों से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जब उसको टेबल या फिर चार्ट में फिल करते हो उस टाइम पर आपसे जो गलतियां हो जाती है उसी को हम कहते हैं गैर नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स। अब आपके जो सैंपल के साइज है, सैंपल के साइज मतलब नमूने के जो आकार है उनमें उससे और सैंपलिंग एरर्स और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और गैर नमूनाकरण त्रुटि में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। सो आपको ये रिलेशन याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सैंपलिंग एरर होती है, सैंपलिंग एरर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आपका सैंपल का साइज आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका कम सैंपलिंग एरर होगा, उतना आपका सैंपलिंग एरर डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखोगे उतना कम आपका सैंपलिंग एरर होगा। और नॉन सैंपलिंग एरर जो होता है आपका, नॉन सैंपलिंग एरर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आप जितना आपका सैंपल का साइज ज्यादा रखोगे उतना आपका नॉन सैंपलिंग एरर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अपने आपके सैंपल की जो साइज है, आपके जो नमूनों के आकार है उसके बहुत ज्यादा साइज ले लिया उसका, तो आप उस केस में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज्यादा एरर्स जमा होंगे, ज्यादा आपसे मिस्टेक्स होने के चांस होंगे। तो उस केस में आपका क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार को आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके गैर नमूना त्रुटि बढ़ेगी, और जितना ज्यादा आपका सैंपलिंग का साइज ज्यादा होगा मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार ज्यादा होंगे, नमूने के आकार को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका नमूनाकरण त्रुटि घटेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका सैंपलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन सैंपलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है ये घटेगी और गैर नमूनाकरण त्रुटि ये बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित नमूना पद्धतियों में से किसमें जांच पूर्वाग्रह का दायरा सर्वोच्च होगा? In which of the following sampling methods would the scope for investigation bias be the highest? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाने हैं कि दिए गए सैम्पलिंग मेथड में दिए गए डिफरेंट प्रकार के सैम्पलिंग मतलब प्रतिचयन में से कौन सा ऐसा एक प्रकार है जिसमें आपके जो शोध करता है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जो आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है मतलब जो शोध करता है उनका पक्षपात ज्यादा होगा, उनका पक्षपात बायस हाईएस्ट होगा। सो वो आपका सैम्पलिंग होगा जजमेंट सैम्पलिंग, जिसे हम निर्णय प्रतिचयन कहते हैं। अब जजमेंट सैम्पलिंग, निर्णय प्रतिचयन, ये क्या होते हैं? तो वो जजमेंट सैम्पलिंग में आपके जो शोध करता है, जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्च कर रहा है, जो शोध परफॉर्म कर रहा है, ये आप उनके जो पॉपुलेशन है मतलब उनके जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से जो मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे, उनको वो अपने अनुमान, अपनी सुविधा, अपने अंदाजे के हिसाब से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब उनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या में से मेंबर्स को चुन लेंगे। इस तरीके से जजमेंट सैम्पलिंग में आपके जो इन्वेस्टिगेटर है, आपके जो शोध करता है, अपने जनसंख्या में से सदस्य को चुन लेते हैं और वो उनका नमूना बन जाती है। सो याद रखिएगा जजमेंट सैम्पलिंग में जबकि जनसंख्या होती है, जनसंख्या में हर एक पॉपुलेशन में जो मेंबर्स है, आपकी जनसंख्या में जो सदस्य है, उनका सिलेक्ट होने का चांस, उनका जो चुन लेते हैं उनका जो चांस होता है उनका इक्वल नहीं होता है। मतलब कोई कोई मेंबर्स का सिलेक्ट कभी कभार हो ही नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके रिसर्चर है वो अपना जजमेंट, अपना अनुमान, अपनी सुविधा, अपने अंदाजे को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनका बायस ज्यादा हो सकता है। झुकाव उनका बहुत ज्यादा होता है जजमेंट सैम्पलिंग में, मतलब कि जो शोध करता है उनका जजमेंट सैम्पलिंग में मतलब निर्णय प्रतिचयन में झुकाव ज्यादा होता है, पक्षपात उनका ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प, चौथा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अब जो बचे हुए विकल्प है उन्हें भी हम देख लेते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं समूहबद्ध प्रतिचयन। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन। सो याद रखिएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये तीनों भी सैम्पलिंग में और ये तीनों भी प्रतिचयन में जो रिसर्चर होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। मतलब उनकी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स को सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है। मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक सदस्य को चुने जाने का उनके सिलेक्ट होने का जो चांस होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर रिसर्चर जो है, आपके जो शोध करता है, उनका बायस्ड कम होता है, बहुत कम होता है और नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट विकल्प है, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों भी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा जजमेंट सैम्पलिंग, जिसे हम कहते हैं निर्णय प्रतिचयन। निर्णय प्रतिचयन में आपके जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, आपके जो शोधकर्ता होते हैं, उनका पक्षपात ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिचयन विधियों में से उत्तरदाता सव्य नमूने के चयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? In which of the following sampling method do the respondents themselves play a major role in the selection of sample? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग मेथड है, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है, ऐसी कौन सी प्रकार की प्रतिचयन है जिसमें आपके जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, मतलब आपके जो उत्तरदाता होते हैं, वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मतलब आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो एक उनका मेजर रोल होता है आपके सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, आपके नमूनों को चुन लेने के लिए। सो वो आपकी सैम्पलिंग होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसे हम हिंदी में भी स्नोबॉल प्रतिचयन कहते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग और स्नोबॉल प्रतिचयन होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इस डायग्राम में ये आपके शोधकर्ता है। शोधकर्ता ने ऐसे दो लोगों को चुन लिए, उनका कुछ टॉपिक था जिसमें उन्होंने दो लोगों को चुन लिया। अब यहाँ पर शोधकर्ता का टॉपिक क्या था, जैसे मान लीजिए जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो खुद ब खुद सामने नहीं आते हैं। तो रिसर्चर पहले एक दो लोगों को
सिलेक्ट कर लेंगे जो जिनसे जो उन्हें मिल सकते हैं आसानी से, उन लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इन लोगों को रिसर्चर कहेंगे कि तुम आगे और नमूनों को ढूंढ कर लाओ और आगे लोगों को ढूंढ कर लाओ और आगे कुछ सदस्यों को ढूंढ कर लाओ जो ड्रग्स लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो सैंपल्स है, ये जो रिस्पोंडेंट्स है, ये जो उत्तरदाता है, ये और पॉपुलेशन में से मतलब कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर लाएंगे। मतलब यहाँ पर वो लोग और लोगों को सिलेक्ट कर लाएंगे जो ड्रग्स लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, स्नोबॉल प्रतिचयन होता है, इसमें जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं। मतलब आपके जो उत्तरदाता होते हैं ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये और अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने जो नमूने हैं, रिस्पोंडेंट्स ही मतलब उत्तरदाता ही नमूनों को और सिलेक्ट करते हैं इस सैम्पलिंग के लिए। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये नाम कैसे आया, इस सैम्पलिंग का ये नाम कैसे प्रतिचयन, ये स्नोबॉल प्रतिचयन, ये स्नोबॉल क्यों बोलते हैं हम इसे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक हाइट से आप स्नोबॉल मतलब एक स्नो को फेंक रहे हो, एक बर्फ का गोला अगर आप फेंक रहे हो एक हाइट से, सो बर्फ का गोला जब नीचे आएगा अपने साथ और बर्फ लेकर आता है और ये बड़ा गोला बन जाता है, छोटा गोला ये एक बड़ा बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर रिसर्चर के पास बहुत कम लोग होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग थे, रिसर्चर के पास 2 ही सदस्य थे। ये 2 सदस्यों ने क्या करा, और लोगों को सिलेक्ट कर लाया और अपने नमूनों को सिलेक्ट कर लिया, तो ये ज्यादा लोग हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर बर्फ का जो छोटा सा गोला था ये नीचे उतरते उतरते हाइट से एक बड़ा सा गोला बन गया। इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नोबॉल प्रतिचयन और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट विकल्प है ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो दूसरे विकल्प है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसे हम सुविधा प्रतिचयन कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग जिसे हम क्लस्टर प्रतिचयन कहते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग जिसे हम प्रयोजन प्रतिचयन कहते हैं। सो कन्वीनियंस और आपका ये जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है और पर्पसिव मतलब कि जो सुविधा प्रतिचयन है और प्रयोजन प्रतिचयन, यहाँ पे रिसर्चर अपनी सुविधा, अपने अनुमान, अपने अंदाजे को आगे रखकर अपनी जनसंख्या में से अपने नमूनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये होती है आपकी सुविधा प्रतिचयन और प्रयोजन प्रतिचयन, जैसे हम कन्वीनियंस और पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। सो यहाँ पर आपका और मेजर रोल आपका शोधकर्ता का होता है, मतलब कि रिसर्चर का होता है। सो यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प और फोर्थ विकल्प ये गलत हो जाएगा। अब थर्ड विकल्प क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आपका रिसर्चर का ही मेजर रोल होता है, ये आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है, तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प, जो कि है स्नोबॉल प्रतिचयन जिसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.